Kunal, turn on your video, else I'm going to remove. अब अभी अगर किसी का भी वीडियो ऑफ मुझे दिखा तो मैं उसे सीधा रिमूव कर दूंगी. Kunal, this is the second reminder for you. मम्मी अभी ले जाए. Simar ma'am, you can start now. ठीक है. अच्छा, एवरीबॉडी स्टार्ट करें. क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन हो गया था पूरा या बच गया, बीच में कट गया? मैम कंप्लीट नहीं हुआ था क्वेश्चन. व्हाट वाज द मेन के आगे रुक गया था. मैम फिर से आप रिपीट कर दो उस क्वेश्चन को. ठीक है ठीक है ठीक है. क्वेश्चन है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा फ्रॉम दादा साहब फाल्के टू अर्ली टॉकीज. व्हाट वर द मेन ट्रेंड्स? ट्रेंड्स, मेन ट्रेंड्स में आपको क्या समझ आया? मेन ट्रेंड्स क्या मतलब है? इस वर्ड का मतलब क्या समझ आया किसी को? एनीबॉडी कैन गेस? व्हाट वर द मेन ट्रेंड्स? आयुष, बताओ. अगर क्वेश्चन समझ आएगा तभी तो बाबा उसका आंसर लिख पाओगे ना, वरना आप आंसर कैसे कर पाओगे? सो बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी कि इसमें आपका पूरा टेक्नोलॉजी आ जाएगा, आपका पूरा सिनेमेटोग्राफी आ जाएगा, जो जो चीजें उन्होंने किस तरह से आगे कह सकते हो कि डेवलप हुई हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, वो सब आएगा. दादा साहब फाल्के ने किस तरह से पहले साइलेंट मूवी को किस तरह से डेवलप किया, वो आ जाएगा. उसके बाद व्हाट वर द मेन ट्रेंड्स? मेन ट्रेंड्स का क्या मतलब है बाबा, ये बताओ. आयुष, मेन ट्रेंड्स. एनीबॉडी? ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है आयुष? आज अरे आजकल ये टी शर्ट, अरे आजकल ये टी शर्ट बड़ी ट्रेंड में है, बोलते हो मैम जो चल रही होती चीजें जो ट्रेंड में, हाँ जो चीजें यूज कर रहे होते लोग. यस यस यस. सो बस मेन ट्रेंड्स उस वक्त में क्या क्या ट्रेंड्स थे उसके बारे में आपको बताना है. 3 ट्रेंड्स आप बता दीजिए, 2 ट्रेंड्स बता दीजिए, उसके बारे में बस बताना. मेन ट्रेंड्स का मतलब ये है, ठीक है? उस वक्त पे क्या ट्रेंड्स थे? फर्स्ट, एडिटिंग होती थी, ठीक है? सेकंड, आपकी सिनेमेटोग्राफी होती थी. दीज वर द ट्रेंड्स, ठीक है? चलिए अब हम आते हैं स्टूडियो सिस्टम पे. स्टूडियो सिस्टम के अगर इट्स हेडर, सब लोग लिख लेना, द स्टूडियो सिस्टम. स्टूडियो सिस्टम से क्या आपको गैस होता है कि क्या स्टूडियो सिस्टम का क्या मतलब हो सकता है? कोई बताना चाहेगा? मैम इसमें हमारे पास सारी चीजें होती थी, मतलब एडिट कर सकते हैं हम वहाँ पे और आइडियाज सोच सकते हैं, मतलब सब बैठ के. मैम सेटअप वगैरह सारा मतलब. हाँ धीर बोलो. मैम जैसे उसमें सेटअप को एडिटिंग वगैरह या वॉइस रिकॉर्डिंग एडिटिंग वगैरह जो. ओके, वन बाय वन प्लीज गाइस, ठीक है? धीर आप बताओ पहले. हाँ जी मैम, जैसे स्टूडियो का मतलब तो वही होता है जिसमें हम सारा रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह, वॉइस शो वगैरह जो भी होता है वो सब स्टूडियो में करते हैं. राइट, करेक्ट. सो बेसिकली आपने अभी देखा होगा, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म स्टूडियोज होते हैं. अभी तो आप सिंगिंग के लिए बोलते हो तो सिंगिंग में भी बहुत सारे स्टूडियोज होते हैं जहाँ पे लोग सिंग करते हैं. जितने भी सिंगर्स होते हैं उनके अलग इंडिविजुअल स्टूडियोज होते हैं. तो स्टूडियो इज अ प्लेस वेयर यू कैन सी के आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आपके पास हर चीज उपलब्ध है जिससे आप एक अपनी चीज बनाने वाले हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो गाना हो, कुछ भी हो, मतलब आपके पास वो सब चीजें वहां पे उपलब्ध हैं. सो किसी का ऑडियो जो है अनम्यूट है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए. मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट जो है कैसे स्टूडियो स्टार्ट हुआ. सो बेसिकली मुंबई, मतलब उस वक्त में जब ब्रिटिश इरा का टाइम चल रहा था, फिर इंडियन सिनेमा में दादा साहब फाल्के आए, उस वक्त में बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास,
ये जो चीज तीन हमारी जो स्टेट्स थी, ये जो आप कह सकते हो कि दीज वर द हब ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे कलाकार मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे एडिटर्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे एक्टर्स मिल जाएंगे, थिएटर आर्टिस्ट मिल जाएंगे। उस वक्त में यहाँ से जितने भी लोग थे, यहाँ पे मेन फोकस जो रहता था बॉम्बे, कैलकाटा एंड देन आपका मद्रास में रहता था। तो जो हमारा फर्स्ट इन मुंबई, यानी कि जो फर्स्ट स्टूडियो जो मुंबई में हुआ डेवलप, उसको वी शांताराम नाम था, जिन्होंने एक अपना स्टूडियो जो है सेटअप किया था, वी शांताराम, वी फॉर विक्ट्री डॉट शांताराम। ठीक है, आद्या आप लिख रहे हो? आद्या? यस मैम, आद्या लिख रही हूँ लो, मैम। क्योंकि हाँ, ये चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर लोगे ना, जब पढ़ के भी आपने नोट्स, तो आपको रहेगा कि हाँ ये चीजें मुझे एग्जाम्स में लिखनी है, वरना ब्लैंक रहोगे उस टाइम पे। यस मैम, गूगल में आप रिपीट। वी शांताराम। गूगल पे आई नो यू कैन गेट एवरीथिंग, बट द थिंग इज इन द क्लास वट यू ग्रास्प, वट यू लर्न, वो चीज आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। वो जो चीजें अभी आप लर्न कर पाओगे, जो एक होता है ना प्रैक्टिकल चीजों में जितना आप इजीली समझ पाते हो चीजों को, वो वैसे नहीं समझ सकते हो। तो अभी लिख लो, ठीक है। तो वी शांताराम is the like he was the first person who developed and who set up his own studio in Bombay, ठीक है। एंड उनकी स्टूडियो का जो नाम था, जैसे कहते हैं ना कि धर्मा स्टूडियोज, अभी रिसेंट है यशराज चोपड़ा का स्टूडियोज, ठीक है। उस जमाने में जो उनका स्टूडियो का नाम था वो था प्रभात फिल्म कॉर्पोरेशन, प्रभात फिल्म कॉर्पोरेशन। एंड जितनी भी फिल्म इस स्टूडियो में बनती थी, वो ज्यादातर वो खुद ही डायरेक्ट करते थे। मतलब उस जमाने में खुद ही सब डायरेक्टर होते थे, जो भी मतलब करता था। सॉरी, फिल्म के बाद नाम मैम, स्टूडियो का नाम जो था प्रभात स्टूडियो का नाम फिल्म। प्रभात फिल्म कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन। एंड मोस्ट ऑफ द फिल्म्स जो है डायरेक्टेड बाय शांताराम हिमसेल्फ, मतलब वो खुद ही फिल्म को डायरेक्ट करते थे, जो भी बनाते थे, ठीक है। देन उसके बाद काफी टाइम बाद जब मुंबई में वो रहे, उसके बाद उन्होंने जो अपना स्टूडियो है पुणे में ले गए। और अभी जहां पर आप कह सकते हो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो सेटअप है अभी जहाँ पे है, वहां पे पहले उनका स्टूडियो था। मतलब जो प्रभात है उनका स्टूडियो वहां पे होता था उस टाइम पे। उसके बाद जो है इसी तरह से हिमांशी राय थे, जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज को बनाया, वो भी एक स्टूडियो था, हिमांशी राय, जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज को बनाया। फिर कोलकाता में न्यू थिएटर कॉर्पोरेशन करके एक थिएटर स्टूडियो बना, जिसे B.N. सिरकार एंड धीरेन गांगुली ने मिलकर बनाया। कोलकाता में, नाम लिख लो, कोलकाता में न्यू थिएटर कॉर्पोरेशन जो है वो बना, जिसे B.N. सिरकार, B for Bombay and for Nancy, Sircar, SIRCAR, and धीरेन गांगुली, THIREN, धीरेन गांगुली, इन्होंने बनाया इस मतलब इस स्टूडियो के नाम को, इन्होंने एक स्टूडियो बनाया कोलकाता में। और उस स्टूडियो के बैनर के नीचे इन्होंने काफी सारी फिल्म्स को प्रोड्यूस किया, जैसे कि देवदास थी, मुक्ति थी, ठीक है। ये जो फिल्में हैं ये इन्होंने प्रोड्यूस की थी, देवदास, मुक्ति। हेलो, मुझे अगर किसी को सवाल है तो किसका नाम, कौन बोल रहा है? स्टूडियो का नेम क्या था? स्टूडियो का नाम नहीं, स्टूडियो का नाम था न्यू थिएटर कॉर्पोरेशन, न्यू थिएटर कॉर्पोरेशन। एंड इसे जिसने बनाया था, जिन्होंने सेटअप किया था, वो थे B.N. सिरकार एंड धीरेन गांगुली। इन्होंने अपने बैनर के तले काफी सारी हिंदी मूवीज को जो है प्रोड्यूस किया, जैसे देवदास हो गई, मुक्ति हो गई, ठीक है। और जब देवदास मूवी बनी थी तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग जो था वो ये था कि देवदास मूवी हिंदी में भी बनी थी और बंगाली में भी बनी थी। और जो बिमल रॉय हैं, जो कि बहुत ही मशहूर कह सकते हो जाने माने एक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उसको इंट्रोड्यूस किया गया फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त।
और वो एक ऐसे कैमरामैन भी थे, मतलब उस टाइम पे लोग मल्टी टास्क होते थे, यानी कि वो हर चीज कर सकते थे, वो कैमरा भी कर सकते थे, वो एडिटिंग जानते थे। जैसे दादा साहब फाल्के ने अपनी फिल्म जो बनाई थी उसकी खुद ही एडिटिंग भी की थी और खुद ही प्रोड्यूस भी किया था, खुद ही डायरेक्टर थे। इसी तरह से उस जमाने में जो लोग होते थे, जितने भी कैरेक्टर्स या आर्टिस्ट जो भी थे, वो सब कुछ खुद करते थे। तो बिमल रॉय जो थे वो कैमरा पर्सन भी थे। उन्होंने 2 बीघा जमीन जो फिल्म है उसको अपने इस बैनर के तले जब फिल्म बनी तो उसका कैमरा भी उन्होंने खुद किया था। सो बेसिकली 40s आते आते मतलब 1940s जब आया तो ये जो स्टूडियो सिस्टम है ये धीरे धीरे लॉस्ट होने लगा। लॉस्ट इसलिए होने लगा क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया था, तो लोगों ने स्टूडियोज पे फोकस कम करके अपने बैनर्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले जो राजकुमार जैसे राज कपूर जो होते थे उस जमाने में स्टूडियोज होते थे उनके, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो बैनर्स आने शुरू हो गए। जैसे अभी यशराज का बैनर है, धर्मा प्रोडक्शन का है, वो सब जो है ये बैनर्स हैं। तो स्टूडियोज के ऊपर से ध्यान हट के लोगों का जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका ध्यान जो है बैनर्स की ओर आने लगा और बहुत सारे बैनर्स जो हैं उस टाइम पे फिर डेवलप हुए। तो उसके बाद सबसे पहले सत्यजीत रॉय जो है, सत्यजीत रॉय लिख लो, सत्यजीत रॉय, सत्यजीत रॉय ही वॉज द डायरेक्टर, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स को डायरेक्ट किया है। सोनी, सोनी अभी तक मैंने जो बताया समझ आ रहा है ना? यस सोनी आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। धीर आपको समझ आ गया? यस मैम, समझ में आ रहा है। यस मैम, आ गया आ गया। ठीक है, तो अब सत्यजीत रॉय जो थे उन्होंने जो फिल्म्स को बनाया वो लिख लीजिए, पत्थर पंचाली, देवी, तीन कन्या। ये कुछ ऐसी फिल्म्स थी जो कि उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए जानी जाती हैं, बेसिकली उनके डायरेक्शन के आउटस्टैंडिंग यानी उनके डायरेक्शन के लिए जानी जाती हैं। पत्थर पंचाली, देवी, तीन कन्या। और बेसिकली सत्यजीत रॉय एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक मिडिल क्लास की एंट्री करवाई। यानी कि जो फिल्में बनने लगी ना उसमें एक मिडिल क्लास स्टोरीज को अहमियत मिलनी शुरू हो गई। ऐसी स्टोरीज बनती थी जो आपको रिलेट करती है, जो मुझसे रिलेट करती है, ऐसी फिल्म्स को जो है तवज्जो मिलनी शुरू हो गई थी। तो ये जो एक सोशल एंगल जो फिल्म इंडस्ट्री में टर्निंग पॉइंट जो आया सिनेमा में, वो सत्यजीत रॉय थे जिन्होंने लेके आए, जो सोशल की तरफ मुड़े, उन्होंने उस तरफ रुख किया। उसके बाद हम आते हैं गोल्डन एज। सिनेमा का गोल्डन एज कौन सा था? एनीबॉडी कैन गेस? गोल्डन इरा कौन सा था सिनेमा का? जब मदर इंडिया और ये सारी मूवीज आ रही थी, राइट राइट। सो 70s बेसिकली 1950s 1950s जो 50s का इरा था, यानी कि 1950s का जो इरा था वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि सिनेमा के लिए गोल्डन इरा कहलाया जाता है, ठीक है। तो वो गोल्डन इरा कैसे था? उस टाइम पे हमारे पास बहुत ऐसे बड़े बड़े दिग्गज कह सकते हो कि कलाकार थे जो हर मायने में बहुत एक्सपर्ट थे। राज कपूर थे, गुरु दत्त थे, शोराब मोदी थे जो कि फिल्म डायरेक्ट भी करते थे, एक्ट भी करते थे। ये ऐसे कलाकार थे जो सब चीजें जानते थे। गुरु दत्त के बारे में कहा जाता है कि वो एक फिल्म उन्होंने एक फिल्म में ऐसा गाना शूट किया था जिसमें उनके पास कुछ लोकेशन नहीं था, सिर्फ एक कमरा था जिसमें उन्हें गाना शूट करना था। उनके पास सिर्फ एक लाइट थी जो कि फोकस लाइट होती है, फोकस लाइट के थ्रू उन्हें एक गाना शूट करना था। उन्होंने उस एक छोटे से कमरे में उस फोकस लाइट से एक गाना शूट किया था और वो गाना काफी हिट भी है, मतलब काफी फेमस गुरु दत्त का लिए माना जाता है। तो दीज आर द लेजेंड्स, मतलब ये ऐसे लोग थे जिन्हें हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी, वो हर चीज में बहुत एक्सपर्ट थे। गोल्डन इरा में जो है फिल्में जो बननी शुरू हुई उसमें बेसिकली सबसे पहले जो है मोदी यानी कि शोराब मोदी जो है उन्होंने झांसी की रानी बनाई, ठीक है। झांसी की रानी जो फिल्म थी, इट वाज द फर्स्ट कलर फीचर फिल्म, इट वाज द फर्स्ट कलर फीचर फिल्म। उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज आती थी। सो शोराब मोदी, SOHRAB, शोराब मोदी,
He was the director and he was the first person who actually created colored movie, and it was made in 1953. 1953. उसके अलावा राज कपूर की फिल्में कितने लोगों ने देखी है यहाँ पे? इस जनरेशन ने देखी है? दीपांशु, आपने देखी है? कौन सी मूवी देखी है? मेरा नाम जोकर। उस मूवी में आपने क्या देखा? क्या लेसन मिला आपको? मैम वही देखा कि पुराने जमाने में कितनी नई नई चीजें करते थे राज कपूर साहब, मतलब उनका खुद का एक वो था, प्रोडक्शन हाउस था। उस मूवी में आपने जो चीज है उस वक्त में जो उसमें आपने देखा पूरा सर्कस दिखाया गया है, किस तरह से एक सर्कस होता है, ठीक है? उस टेक्नोलॉजी को और इतने सारे एनिमल्स को एक साथ जोड़कर उस फिल्म की स्टोरी को क्रिएट किया गया था। दैट इज लाइक वेरी यूनिक एट दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त पे हम लोग इतने एडवांस नहीं थे जितना अभी के जमाने में है। उस मूवी में एक सोशल मैसेज भी है, एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ वो टच भी करती है। एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जो कि कह सकते हो कि एक अपनी जादुई दुनिया में रहता है, सर्कस में काम करता है। तो उस जो इरा में जो स्टोरीज होती थी वो सोशल इश्यूज पे बेस्ड होती थी, और उस वक्त जो टेक्नोलॉजीज होती थी वो बहुत डिफरेंट होती थी। यानी अभी की टेक्नोलॉजी से ऑब्वियस अभी तो बहुत एडवांस हो गया सब चीजें, उस वक्त इतना एडवांस नहीं होता था। तो राज कपूर जो है वो उस वक्त में कह सकते हो गोल्डन इरा में एक ऐसे शख्स थे जिनको फिल्म इंडस्ट्री में बहुत माना जाता था। उन्होंने बहुत कह सकते हो कि हिट फिल्में दी, जैसे श्री 420 दी, संगम दिया, और बहुत सारी उनकी मूवीज आई जो कि बहुत फेमस थी। ठीक है, आवारा एक फिल्म थी उनकी, आई एम श्योर किसी ने अगर देखी हो आवारा फिल्म, तो वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी जो कि राज कपूर की थी। उसके अलावा अगर हम गुरुदत्त की बात करें, गुरुदत्त की प्यासा, कागज के फूल, ये ऐसी मूवीज थी जो उन्होंने बनाई। साहिब, बीवी और गुलाम, जिस गाने की मैं अभी बात कर रही थी कि हाँ, उन्होंने एक छोटे से रूम में एक बस बैकलाइट के साथ जो शूट किया था, वो फिल्म का गाना जो है साहिब, बीवी और गुलाम में ही उन्होंने किया है। अगर कभी मौका मिले तो यूट्यूब पे जाके देखना उस गाने को, मतलब इस तरह से डालना कि साहिब, बीवी और गुलाम का गाना, तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने एक छोटे से कमरे में लाइट का इस्तेमाल करते हुए वो गाना शूट किया है। उसके बाद इस जो डेकेट है, इस डेकेट में कह सकते हो कि शांताराम जो है उन्होंने काफी सारी हिट फिल्में दी, ठीक है। उसके अलावा इसी इरा में 1960 आता है। 1960 में आपका जो इरा है उसमें सबसे पहले जो मूवी हिट हुई वो थी मुगले आजम। मुगले आजम, मुगले आजम के साथ एक ऐसा इरा स्टार्ट हुआ जब फिल्मों में कॉस्ट्यूम्स, सेट और म्यूजिक, डांस, इन सब चीजों को बहुत बड़ी कह सकते हो कि अहमियत मिलनी शुरू हो गई। एक ऐसी फिल्म आई थी मुगले आजम जिससे पहले शायद इतना ज्यादा भव्य सेट नहीं फिल्मों में दिखता था जितना उस मूवी में दिखा। ऐसा डांस नहीं दिखता था जितना डांस ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आर्टिस्ट डांस कर रहा है, एक आप कह सकते हो कि हीरो या हीरोइन के पीछे जो कलाकार इतने सारे डांस करते थे, वो ऐसा इरा स्टार्ट हुआ जहाँ पे डांस को एक अलग रूप मिला, ठीक है। उसके बाद उसमें उर्दू का इस्तेमाल हुआ फिल्म में। उर्दू पहली ऐसी मूवी थी जिसमें उर्दू का इस्तेमाल किया गया। उससे पहले उर्दू नहीं होती थी, हिंदी मूवीज होती थी, हिंदी इस्तेमाल की जाती थी। तो उर्दू के शब्दों को इस्तेमाल करना जो है मुगले आजम से शुरू हुआ, और वो 1960s में शुरू हुआ। ये एक ऐसा सिरा था। उसके बाद आप 1964 में अगर हम बात करें तो राज कपूर जो है एक्टर जो थे, उन्होंने ऐसी फिल्मों को बनाना शुरू किया जिसमें फॉरेन यानी कि विदेशों की शूटिंग होती थी, विदेश में जाके शूटिंग की जाती थी। उससे पहले हम लोग इंडिया में शूट करते थे, स्टूडियोज में शूट करते थे, या फिर ऑन छोटे से एक कह सकते हो कमरों में शूट किया जाता था। इस तरह से शूटिंग होती थी। लेकिन जब राज कपूर की संगम आई, संगम के थ्रू, फिल्म संगम के थ्रू 1964 में उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसके थ्रू हमारा एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसमें हम फॉरेन कंट्रीज में शूट करने लगे, फॉरेन कंट्रीज की लोकेशंस पे जाने लगे, और उसके साथ साथ हमारा कैमरा टेक्निक्स जो है वो बहुत एडवांस हो गई इस जमाने के बाद, मतलब 1960 में, ठीक है। उसके बाद हमारा एक दौर आता है फिल्म सिनेमा में, 1960 में ये सब रहा। उसके बाद 1970s में एक दौर आता है जब फिल्म इंडस्ट्री में एक नया टर्निंग पॉइंट आया, और वो टर्निंग पॉइंट था एंग्री यंग मैन वाला, यानी कि एक ऐसा दौर
जब ऑडियंस को सोशल इशू तो था, लेकिन सोशल इशू के साथ एक्शन चाहिए था, और उस टाइम पे 1970 में एक्शन जो है वो फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया गया। और एक्शन हीरो कौन थे उस टाइम पे? एंग्री यंग मैन किसको कहा जाता है? एनीबॉडी कैन अमिताभ गेस? बच्चन। अमिताभ बच्चन। right. It was the time when Amitabh Bachchan was like very popular among the people, among the audience, among the like whole over the country, even विदेश में भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी। उनकी शोले जो फिल्म आई 1975 में, ठीक है, उसके बाद जो फिल्मों में स्टार्टिंग हुई एक्शंस की और वो टेक्निक की जिसमें वो कह सकते हो कि वायलेंस जो है, जैसे बंदूक चलाना, गोली मारना, ये सब चीजें जो डेवलप हुई वो उसके बाद शुरू हुई, शोले के बाद। अमिताभ बच्चन वाज द एंग्री यंग मैन हु प्रेजेंटेड, बेसिकली कॉमन मैन को ही प्रेजेंट करते थे। उनकी कितनी सारी फिल्में ऐसी आपने देखी होंगी जिसमें वो एक आम इंसान थे, किसी में मजदूर बनते थे, किसी में, जैसे दीवार फिल्म थी, दीवार में उन्होंने बहुत आम इंसान का रोल किया, लेकिन उसमें भी एक्शन दिखा, उसमें भी वायलेंस दिखा, ठीक है। तो ये एक ऐसा इरा शुरू हुआ बेसिकली जिसमें लोगों ने एक आम इंसान के साथ खुद को कनेक्ट किया, खुद को, अपने आप को कनेक्ट पाया एक्शन के थ्रू भी। तो इस इरा में एक्शन जो है वो बेसिकली प्रोमिनेंट रहा। यहाँ तक जितना मैंने समझाया, एवरीबॉडी प्लीज बता दो, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद आता है 1980s का इरा। 1980s में क्या हुआ बताइए, कोई एनीबॉडी, कोई 1980s का, आई एम श्योर कि आपके कजन वगैरह कोई होगा जो 90s 80s में पैदा हुआ हो। उस टाइम पे कैसी फिल्में बनती थी? नहीं मालूम? अच्छा, उस टाइम पे फिल्मों में डिस्को आया, ठीक है। क्या आया? डिस्को। 1980s में फिल्मों में डिस्को आया। मिथुन चक्रवर्ती की बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी जिनमें डिस्को का इस्तेमाल होता था, म्यूजिक होता था, ड्रामा होता था, और ऐसे डिस्कोस के बहुत सारे सीक्वेंसेस होते थे। कई फिल्में ऐसी होती थी जिनमें 2-2, 3-3 गाने ऐसे होते थे जिसपे डिस्को ही दिखाया जाता था फिल्मों में। सो बेसिकली डिस्को जो है वो प्रोमिनेंट रहा 1980s की जो फिल्में होती थी उसमें, ठीक है। उसके बाद जो ये फिल्में जो क्रिएट किए जाते थे उस टाइम पे, जो 1980s में, उसमें डायरेक्टर्स जो थे वो कौन से प्रोमिनेंट थे? रमेश सिप्पी जो थे वो प्रोमिनेंट थे, जैसे कि मनमोहन देसाई हो गए, प्रकाश मिश्रा हो गए, ये कुछ ऐसे डायरेक्टर्स थे जो कि 1980s में प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स थे जो फिल्में बनाते थे। उसके बाद हमारा आता है 90s का इरा। 90s का इरा कौन कौन है यहाँ पे? 90s वाला, 90s के इरे वाला, 90s इरा में कौन कौन बच्चा है, बिलोंग करता है? सब करते होंगे आई एम श्योर। यस मैम। 90s इरा में क्या आया, क्या डेवलपमेंट हुआ फिल्म इंडस्ट्री में? एनीवन कैन गेस? कोई बता सकते हैं क्या? अच्छा नहीं, नो 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 मतलब हाथ खड़क रहे, बोलो नो, ठीक है। 90s में इरा, 90s का इरा जब स्टार्ट हुआ तो फिल्मों में रोमांस आया, फिल्मों में सॉन्ग्स आए, फिल्मों में डांस आया, फिल्मों में फैमिली ड्रामा आया, ठीक है। फिल्मों में बेसिकली क्या आया? फैमिली ड्रामा। फैमिली ड्रामा कैसे? हम आपके हैं कौन, फैमिली ड्रामा, ये मूवी थी फैमिली ड्रामा वाले। दिल तो पागल है, फैमिली ड्रामा मूवी। परदेस, रंगीला, इस तरह की जो मूवीज हैं वो 90s में बनी, जिनमें आपको फैमिली ड्रामा दिखा, रोमांस दिखा, एक ऐसा रोमांस और ऐसे गाने दिखे जिसमें कह सकते हो कि जो लवर होते थे वो पेड़ के आसपास इर्द गिर्द घूम के गाना गाते थे। फिल्म बहुत अच्छे तरीके से शूट होती थी, आउटडोर द लोकेशन होता था, बहुत सारी फिल्मों की जो शूटिंग होती थी वो विदेशों में होती थी। दिल तो पागल है कि कई सॉन्ग्स आपने देखा होगा विदेशों में शूट हुए हैं। तो इस तरह का जो इरा में 90s का इरा था वो इस तरह की फिल्में उसमें बननी शुरू हुई। उसके बाद 20s की सेंचुरी आई। 20s की सेंचुरी में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ तमिल, तेलुगु, ये जो सिनेमा है ये भी अपने टारगेट ऑडियंस की तरफ बढ़ने लगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी सिनेमा ही बचा जो कि डेवलप हुआ, जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जिसमें कह सकते हो कि एडिटिंग डेवलप हुई, जिसमें सॉन्ग्स की जो वेरिएशन है, सॉन्ग्स जो म्यूजिक है उसका जो चेंज ओवर है वो हुआ। उसके साथ साथ हिंदी के साथ साथ तेलुगु एंड तमिल मूवीज में भी हुआ, ठीक है। यस मैम। Am I clear to this point? अभी हमने देखो 80s से स्टार्ट किया था एंड 20s तक आ गए। एवरीबडी इज क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्या क्या चीजें कहाँ हुई, सब समझ आ गया? यस मैम। अब हम आते हैं पैरेलल एंड कमर्शियल सिनेमा।
हेडर लिख लो, पैरेलल एंड कमर्शियल सिनेमा। पैरेलल एंड कमर्शियल सिनेमा। अब पैरेलल एंड कमर्शियल सिनेमा क्या है? बेसिकली पैरेलल एंड कमर्शियल सिनेमा में जो डिफरेंस मतलब बता रही हूँ वो ये है कि पहले जो मूवीज बनती थी वो सारी मूवीज जो होती थी बॉम्बे में बनती थी। उसकी जो स्टोरीज होती थी उसमें रोमांस होता था, लव होता था, गाने होते थे और बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो कि शायद एक रियल इशू जो होते थे, जो सोशल रियल इश्यूज होते थे, उनको कहीं ना कहीं जाके पीछे छोड़ देता था। और जितने भी डायरेक्टर्स होते थे वो कहीं ना कहीं बेस्ड होते थे हॉलीवुड से पैसा लेने पर या फिर बाहर के ऐसे विदेशी लोगों से पैसा लेने पे पर जो कि कह सकते हो कि फाउंडेशंस होती थी बेसिकली पैसे के मामले में। मतलब उनके पास जब पैसा फॉरेन से आता था, फॉरेन के डायरेक्टर्स, फॉरेन के जितने भी लोग होते थे जो उनके प्रोड्यूस करने वाले या फिर बैंक लोन जो देते थे, वो सब जो लोग होते थे वो लिमिटेशंस में काम करते थे, यू नो। लेकिन जब पैरेलल सिनेमा स्टार्ट हुआ, पैरेलल सिनेमा का मतलब ये है कि ऐसा सिनेमा जिसने रियल इश्यूज को टच किया, सोसाइटी के रियल इश्यूज को टच किया, जो कि पहले नहीं होता था। इसमें एंटरटेनमेंट भी होता था लेकिन एंटरटेनमेंट का पार्ट थोड़ा होता था, लेकिन जो रियल इश्यूज होते थे उन पे ज्यादा फोकस्ड होता था पैरेलल सिनेमा में। they used to talk about the like social issues basically in the movies. इसे हम लोग पैरेलल भी कहते हैं, इसे हम थर्ड सिनेमा भी कहते हैं, इसे हम ऑल्टरनेटिव सिनेमा भी कहते हैं। सो तीन नामों से इसे बुलाया जाता है। जिस सिनेमा में सोशल इश्यूज एंड द रियल इश्यूज को टच किया गया उसे पैरेलल सिनेमा भी कहा जाता है, उसे थर्ड सिनेमा भी कहा जाता है एंड उसे ऑल्टरनेटिव सिनेमा भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी जो चीज हुई वो क्या हुई, इस इरा में इस्टेब्लिशमेंट हुआ किस चीज का? फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। ठीक है, इन 1960 में, मतलब फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो बना। आप लिख लो, इन 1960 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि हमारे जितने भी फिल्म डायरेक्टर्स होते थे उनको लोन प्रोवाइड करने लगा। मतलब उनको इजीली लोन मिलने लगा फिल्म बनाने के लिए। कुछ जो लिटरेचर है उसमें लिखा गया है, कई बार ऐसा होता था कि फिल्म लोन जो मिलते थे उसमें भी कई बार बायस्ड हो जाता था। बायस इस तरह से कि जो बड़े बिजनेसमैन होते थे या जो बड़े नाम होते थे, यानी कि जो प्रोडक्शन हाउसेस जो होते थे बड़े होते थे, उनको लोन इजीली मिल जाता था। लेकिन जो एक आम इंसान, अगर फॉर इंस्टेंस मेरे पास कोई स्टोरी है, मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ और मैं लोन लेने के लिए गई, तो मुझे जो स्ट्रगल है वो मेरा थोड़ा ज्यादा रहता था क्योंकि मुझे इजीली लोन नहीं मिलता था। लेकिन मृणाल सेन जो है बेसिकली उन्होंने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जिसके बाद इंडियन सिनेमा में एक नया वेव आया। मृणाल सेन जो है उन्होंने एक इंडियन सिनेमा में एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जिसके बाद एक इंडियन सिनेमा में नया वेव आया। इट्स कॉल्ड न्यू वेव इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने लोन लेने के बाद कमर्शियल फिल्म्स को बनाना शुरू किया, यानी कि अब फिल्म्स जो बनती थी उसमें कमर्शियलाइजेशन होने लगा। कैसे कमर्शियलाइजेशन होने लगा? आपके पास एडवर्टोरियल्स आने लगे, आपके पास बैनर्स जो है वो अपने ब्रांड को सेल करने लगे। जिस तरह से आज के दौर में होता है, जब फिल्म बनती है प्रोड्यूसर्स अपने ब्रांड को सेल करते हैं, अपनी फिल्म को सेल करते हैं। उस तरह से एक कमर्शियलाइजेशन जो है वो उस दौर में शुरू हुआ। फिल्म जो है बिकनी शुरू हुई। ठीक है, और ये एक ऐसा दौर था जिसमें आप कह सकते हो कि एक ऐसा नया टर्निंग पॉइंट जब आया जिसमें कमर्शियलाइजेशन जो है फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ। Am I clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लो। बासु चटर्जी was a different type of new wave film director. बेसिकली ये जो पैरेलल सिनेमा में आप
जो मैं बता रही हूँ, पैरेलल सिनेमा में जो एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनकी वजह से एक ड्रास्टिक चेंज आया, वो थे बासु चटर्जी। उनका जो रिसेंटली में इनकी डेब्यू फिल्म था, रिसेंटली में इनकी मौत हो गई है। एक मिनट, वन बाय वन प्लीज गाइस, मेरे को समझ नहीं आएगा, रिपीट करना है। बासु चटर्जी वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू वेव फिल्म डायरेक्टर and his debut was सारा आकाश। सारा आकाश जिसे स्क्रिप्ट भी इन्होंने ही किया था और डायरेक्ट भी इन्होंने ही किया था, यानी उसके लिए दोनों चीजें लिखी भी इन्होंने ही थी और उसको डायरेक्ट भी खुद इन्होंने ही किया था। रिसेंटली में इन्हीं की मौत हुई है ना मैम, यही कल बस है। ठीक है। अब इसके बाद जब हमारा ये सिनेमा यानी कि पैरेलल सिनेमा जब चल रहा था, उसी के दौरान हमारा एक नया ट्रेंड आया। ट्रेंड क्या आया? न्यू ट्रेंड्स, यानी कि जो गवर्नमेंट्स थी, कॉर्पोरेशन, जो कह सकते हो कि कंपनीज थी, उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पैसा लगाना शुरू किया। यही इसी दौर में मीडिया की एंट्री हुई, यानी कि दूरदर्शन चैनल्स आने लगे जहां पे फिल्मों को दिखाया जाने लगा। फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म डायरेक्टर्स जो थे अपनी मूवीज को चैनल्स को बेचने लगे। वो फिल्म्स को मतलब जैसे होता है ना वीकली फिल्म्स, आई एम श्योर के डीडी पे पहले जैसे आती थी, किसी ने देखी हो तो, फिल्में जो है डीडी न्यूज, डीडी नेशनल पे आने लगी, टीवी पे फिल्में आने लगी। पहले होता था थिएटर में लगती थी फिल्में जब लोग देखने जाते थे, लेकिन ये दौर ऐसा आया जब फिल्में चैनल पे खुद आने लगी, यानी कि फिल्म प्रोड्यूसर्स ने अपना चैनल्स को पिच करना शुरू किया। मीडिया की एंट्री इस दौर में हुई, इसी इरा में। ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लेक्सेस जो है उसका कल्चर स्टार्ट हुआ। मल्टीप्लेक्सेस बनने शुरू हुए धीरे धीरे। मल्टीप्लेक्सेस का पहले ऐसे मल्टीप्लेक्स नहीं बनते थे जैसे आजकल बनते हैं, बड़े बड़े पीवीआर हो गया, वेव हो गया, इस तरह के मल्टीप्लेक्सेस नहीं होते थे। पहले छोटे सिनेमा थिएटर्स होते थे, जिसमें आप कह सकते हो कि जैसे दरियागंज में था, डीलक्स था, इस तरह के छोटे सिनेमा हॉल्स होते थे। इवन सीपी में है जो प्लाजा के साथ, ठीक है। तो रिवोली, बेसिकली इस तरह के छोटे जो पुराने सिनेमा प्लेक्स हैं या फिर जो मल्टीप्लेक्स है वो शुरू हुए, उस तरह का कल्चर शुरू हुआ। जब मल्टीप्लेक्स का कल्चर आया तो कमर्शियलाइजेशन कैसे हुआ? आपकी टिकट जो है वो महंगी हो गई, ऑब्वियस। जब आप मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जा रहे हो तो आपको टिकट महंगी देनी होगी। कौन है? नाम बताओ पहले। धीर मैम। हाँ धीर बोलो। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे जो टॉकीज जो बनाई जाती थी, यहाँ पर फिल्में दिखाई जाती थी, वो पहली टॉकीज कब बनाई गई और कब पहली बार उसमें मूवी दिखाई गई, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। टॉकीज मैंने अभी बताया तो है आपको, फर्स्ट टॉकी कब बनाई गई। आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू। नहीं लिखा आपने? नहीं मैम, छूट गया। बताया तो था। द टॉकी इरा वाज सेट अप इन मोशन। हाँ बोलो। अच्छा लिखो, बोलो। जी मैम बोलिए। The talkie era was set in motion by the melody of love. The melody of love. The first talkie to be screened in India in 1929. The first Indian talkie, Alam Ara, directed by Ardeshin Irani, and it was based on the play Joseph David. ओके, ये तो मैंने लिख लिया। ठीक है, अभी हमारे पास बचा है 2 मिनट। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, और फिर प्लीज गाइस नेक्स्ट क्लास में इंडियन डॉक्यूमेंट्रीज कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। निकिता is here or not? वो टेलीविजन। अच्छा, तुम्हारा जो फ्रेम आ रहा था एकदम फ्रीज आ रहा था, मुझे लगा शायद तुम हो नहीं। नहीं मैम, कनेक्टिविटी अच्छा। प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी। अच्छा ठीक है। अभी देखो मैं एक चीज बता रही हूँ कि जो मैंने ये चीजें समझाई हैं, इसे आप वन पॉइंटर जो होते हैं उस तरह से एक्सप्लेन कर लेना जो भी क्वेश्चन मैं दूंगी, ताकि आपको ये चीज
एटलीस्ट पॉइंटर के थ्रू याद रहे कि उस इरा में क्या होता था, इस इरा में क्या होता था, ठीक है। अगर आप इसको एक रिवीजन के तौर पे जब असाइनमेंट करते हो तो इट्स काइंड ऑफ रिवीजन जो आप लोगों की हो जाती है। तो आप एग्जाम में एटलीस्ट थोड़ा सा रिमाइंड रहेगा, रिमेम्बर रहेगा कि क्या लिखना है, क्या होता था उस जमाने में। मैम तो अभी क्वेश्चन लिख लो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैम कुणाल मैम, आपने जो भी मीडिया एरा बताया था उसके और बताइए कौन ना। सा वाला बाबा, कौन सा वाला? एरा दोबारा बोलो, इसमें आवाज टेलीविजन पे आने लगे थे। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो, नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी। आंसर दोबारा, क्वेश्चन दोबारा करो। मैम जो आपने बताया था मीडिया एरा जिसमें टेलीविजन पे आने लगे थे वो वाला। अच्छा, मीडिया नहीं बाबा, मैंने बताया आपको द पैरेलल सिनेमा जो है, पैरेलल सिनेमा में टीवी चैनल्स पे ये सब चीजें आने लगी थी। इट्स अ काइंड ऑफ न्यू वेव इन द फिल्म इंडस्ट्री। वो न्यू वेव था जिसमें कमर्शियलाइजेशन हो गया फिल्मों का, ठीक है। पहले टीवी चैनल्स पे फिल्म्स नहीं आती थी, पहले सिर्फ थिएटर्स में जाते थे। थिएटर्स भी ऐसे बहुत आलीशान थिएटर नहीं होते थे, छोटे छोटे थिएटर्स होते थे, जैसे प्ले थिएटर्स होते थे, वैसे थिएटर्स होते थे जहाँ पे फिल्म्स को प्रीव्यू किया जाता था, प्रीमियर किया जाता था।